हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 12 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। आइए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक है अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। हम समझेंगे कि अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक अपडेटेड वर्जन है 2017 के अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 स्कीम का। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये एक हेरिटेज या एक मॉन्यूमेंट को एडॉप्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, कौन एडॉप्ट करेगा इसको? सो बेसिकली जो प्राइवेट या पब्लिक एंटिटीज हैं उनके पार्टनरशिप में, ताकि वो फंडिंग दे सकें, इसको अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। क्यों अडॉप्ट करना है इसको? ताकि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनका कंजर्वेशन, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स का कंजर्वेशन प्लस उनका मेंटेनेंस हो सके। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि आज की डेट में ये जो हेरिटेज है, अगर आप इंडिया में टोटल हेरिटेज की बात की जाए या मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए तो 3696 मॉन्यूमेंट्स हैं इन टोटल। और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का भी सोर्स है, बिकॉज आपको पता है कि जितने सारे टूरिस्ट आते हैं तो ये टूरिस्ट विजिट के वजह से या इन चीजों की वजह से एक बहुत बड़ा ये सेक्टर है, टूरिज्म एक सेक्टर है हमारा, जो सिर्फ इन मॉन्यूमेंट्स की वजह से चल रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर 2017 में ये स्कीम लाया गया था अंडर AMSAR एक्ट 1958 के अंदर, जो इसका नाम है एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर इसको लाया गया था। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है, अगर इसका हम मेन ऑब्जेक्टिव समझे तो क्या है? सो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि वो मॉन्यूमेंट मित्राज ऐसी एक एंटिटीज बना सके। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि जो जो रिस्पॉन्सिबल हो टूरिज्म एमिनिटीज इनसाइट्स पे इनहेंस करने के लिए। ठीक है, और इसको किसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जो कॉरपोरेट है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इसकी जो फंडिंग है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर एक और चीज है कि गवर्नमेंट ने एक ऐप भी डेवलप किया है रिसेंटली, जिस ऐप का नाम है इंडियन हेरिटेज ऐप। ठीक है, इंडियन हेरिटेज ऐप के अंदर क्या है, जितने भी हमारे ये मैंने जो डाटा लिखा था 3696 टोटल मॉन्यूमेंट्स, उसके फोटोग्राफ्स होंगे। ठीक है, वहां जाने पे आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगी, वो फैसिलिटीज पूरा वहां मेंशन है। ठीक है, फोटोग्राफ्स मेंशन है। मोर ओवर अगर कोई स्टेट में कोई जियो टैग्ड मॉन्यूमेंट है तो उसके बारे में भी वहां पे मेंशन है, ताकि आप आराम से वहां जाए घूम सके। मोर ओवर वहां टूरिस्ट के जो फीडबैक है वो भी मेंशन्ड है, या आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, साथ में एक परमिशन पोर्टल भी है जहां से आप फोटोग्राफी की परमिशन ले सकते हैं या फिल्म बनाने की भी परमिशन इन मॉन्यूमेंट्स के अंदर ली जा सकती है। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू एक बहुत अच्छा स्कीम है। ठीक है, हमारे मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, कंजर्वेशन, इन सब चीजों के लिए। आई होप आपको टॉपिक समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कवच सिस्टम। ठीक है, हम कवच सिस्टम समझेंगे, कवच सिस्टम क्या है और वो अभी करंटली न्यूज में क्यों रहा। कवच तो आपको पता है कि जो बालासोर एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, उसके बाद भी ये बहुत न्यूज में रहा है। तो पिछले 1 ईयर से ये जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज का विषय बना हुआ है, इसको हम समझेंगे। तो ये जो कवच सिस्टम है ये इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, और इसको किसने डेवलप किया है? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने इंडियन रेलवे के अंदर इसको डेवलप किया है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? तो जैसे ये ट्रेन 1 है हमारा, ठीक है, और ये ट्रेन 2 है, ये दो ट्रेन है। अभी क्या है कि जो ये कवच सिस्टम है ये बेसिकली क्या करता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है, हाई अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी जो डिवाइसेस हैं उसको इन दोनों ट्रेन में, पटरियों में, हर जगह हम इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के करीब आने लगती है तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है, ये जो दोनों ट्रेन है उसके ब्रेक्स को कंट्रोल करेगी। और ऑटोमेटिक क्या करेगी, अगर ड्राइवर अलर्ट नहीं है तो उस केस में ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगा भी देगी ट्रेन पे। तो इससे जो ट्रेन एक्सीडेंट का खतरा है वो लगभग 99% कम
हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसमें अगर हम अभी देखें कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एटीपी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का, वो अभी तक 1465 रूट किलोमीटर पे और 139 ट्रेन में जो है वो लगा दिया गया है साउथ सेंट्रल रेलवे सेक्शन में। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोया ट्राइब। कोया ट्राइब जो है वो भी बहुत न्यूज में रहा, समझेंगे कोया ट्राइब न्यूज में क्यों रहा। सो बेसिकली कोया ट्राइब जो है वो आंध्र प्रदेश की एक ट्राइबल ग्रुप है, और इन्होंने ये क्या करते थे, जो एक एनिमल होता है बिसॉन, बिसॉन एक जो क्या बोलते हैं बफेलो होता है, बफेलो की ही प्रजाति का एक तरीके का दूसरा एनिमल होता है बिसॉन। तो उसका ये जो हॉर्न है ना, उसके हॉर्न से ये लोग क्या करते थे, फ्लूट बनाते थे, स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूट बनाते थे जिसका नाम होता था परमा कोरे। ठीक है, ये इनका ट्रेडिशनल फ्लूट होता था। बट क्योंकि अब ये जो बिसॉन एनिमल है वो धीरे धीरे एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहा है, तो उस प्रजाति को बचाने के लिए उन्हें ये जो कोया ट्राइब है उसने डिसाइड किया है कि वो स्टॉप कर देगा मेकिंग ऑफ दिस फ्लूट जिसका नाम था परमा कोरे। ठीक है, अगर हम कोया ट्राइब के बारे में समझे तो क्या है, तो ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ये तीनों जो एरिया है, आंध्रा, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, उड़ीसा का मेनली बस्तर रीजन है, वहां रहते थे। ये एक मल्टी रेशियल एंड मल्टी लिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटी है। इनका अगर हम लैंग्वेज जाने तो गोंडी या तेलुगु, इन एडिशन टू कोई लैंग्वेज ये बोलते हैं। इनका डांस है कोमू कोमू कोया डांस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये टॉपिक क्या था और ये क्यों न्यूज में रहा। हम नेक्स्ट देखेंगे अपना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर सिटी अलायंस। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर सिटी अलायंस। सो बेसिकली रिवर सिटीज अलायंस क्या है कि रिवर्स को जो है हम सिटीज से जोड़ते हैं, अभी नहीं, प्रेजेंटली नहीं, सालों से जोड़ा आ रहा है। पूरी एक जो सिटी है वो एक रिवर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर अलायंस है या ये जो पर्टिकुलर स्कीम है या जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मेनली ये जो सिटी है जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है एक रिवर पे, तो कहा जा रहा है कि हम रिवर का यूटिलाइजेशन ये जो सिटीज है वो इस तरीके से करें कि वो सस्टेनेबल हो। मतलब आने वाले टाइम में जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिवर का यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में रहा है, तो जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा था, एनएमएससीजी, उसने एक एमओसीपी, मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस जो है वो मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन इनिशिएटिव के साथ साइन किया है, जिसमें वो अपनी 124 सिटीज या टाउन्स को दिखाता है जो कि मिसिसिपी रिवर के साथ है। और इंडिया भी रिवर सिटीज अलायंस के जितने भी इसके रिवर्स हैं इंडिया के जो कि सिटी के साथ है, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कब का इंडिया का इनिशिएटिव था, तो 2021 का था। किसने इसको ये किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। इसका मेन वाइटल रोल क्या है, वही जो मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स, ताकि हमारा ये जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको यूज करे। और ये 3 ब्रॉड थीम्स के अंदर वर्क कर रही है। एक तो नेटवर्किंग, मतलब सारे रिवर्स की नेटवर्किंग हो सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, और इनको टेक्निकल सपोर्ट मिल सके क्लीनिंग के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रीन वॉयज 2050 प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो ग्रीन वॉयज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉयज का मतलब होता है जब हम सी या वाटर जर्नी करते हैं। ठीक है, वाटर जर्नी करते हैं तो उसमें उस जर्नी को हम वॉयज बोलते हैं। क्या हो अगर वो जो जर्नी हो, वो जो वाटर जर्नी हो, वो ग्रीन, ग्रीन बनाना मतलब जो कार्बन है उसका इमिशन कम करना, लेस करना। ठीक है, तो ये होता है। तो ये ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट है, ये क्या चीज से रिलेटेड है अगर हम समझे तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि एक कंट्री है नॉर्वे, उसने क्या किया, कोलैबोरेट किया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ के साथ ये ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट को करने के लिए। ठीक है,
इसके अंदर इन दोनों ने मिलकर क्या किया, कुछ कंट्रीज को सेलेक्ट किया और उसके अंदर इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट्स चलाने वाले हैं, सॉरी, पायलट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ताकि किस तरीके से जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें जितने भी शिप ऑल्सो जो चलती है, उसमें क्या होता है कि इंजन होता है एंड बहुत सारे हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस जो है, जीएच जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस, उनका एमिशन होता है, ठीक है। तो इसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट कुछ कंट्रीज में चलेगा, जिसमें इंडिया जो है वो पहला कंट्री जो है, पायनियर बोलते हैं, लीड कंट्री जो है, वो आईएमओ के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें इंडिया का क्या टारगेट रहेगा, तो इंडिया का मेनली टारगेट रहेगा कि 2050 तक, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2050 है, तक जो इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, कहाँ का, शिपिंग इंडस्ट्री का, उसको 2008 में जो भी उसका पैरामीटर था उससे 50% कम कर दिया जाए। मोर ओवर शिपिंग इंडस्ट्री में जो भी इंडिया पावर यूज कर रहा है, ठीक है, वो 60% तक क्या हो जाए, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर हो जाए, सॉरी, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर हो जाए, जैसे कि सन्स, सोलर एनर्जी एंड ऑल, उस पे ये पूरी तरीके से 60% तक डिपेंडेंट हो जाए। इसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या चीज के लिए, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन का एक स्ट्रैटेजी बनाया जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलपमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड पायलट डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, ताकि ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है शिपिंग इंडस्ट्री में, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। आई होप आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी तरफ से इतना ही था स्टूडेंट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।